चलिए। ओके। नो यूर द होस्ट। चलिए। सो आई गेस इस बार कुछ लोग नए भी हैं हमारे सेशन में। काफी हर टाइम मैं हर बार कुछ नए लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। So, good morning, everyone. My name is Akhil, and I'm from Strata. I'm taking care of investments from Pune region. And मैं आज आपको Strata के बारे में पहले एक brief दे देता हूँ कि what does Strata do, how do we acquire the asset, and how you are going to sell the assets. Right? So how do we acquire the asset for the investors, and how do we sell it? So basically, Strata is a tech-enabled platform जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है किसी भी कमर्शियल रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, दैट टू इन ग्रेड ए कमर्शियल रियल एस्टेट विच इज अ प्री लीज्ड एसेट, जहाँ पे ऑलरेडी प्रॉपर्टी में टेनेंट है और वो प्रॉपर्टी किसी एक सिंगल इंडिविजुअल के बाय करने के लिए कैपेसिटी उतनी नहीं होती है, तो हम लोग उसे स्टार्टा के प्लेटफॉर्म पे लॉन्च करते हैं और इन्वेस्टर्स का पूल बनाते हैं उसको सेल करने के लिए, और फिर हम मार्केट में उसे सेल आउट करते हैं। करंटली कमर्शियल इस्टेट की अब जैसे हम बात ही कर रहे हैं कि आज की रेट में अगर इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं तो बहुत सारी पब्लिक है इंडिया में जिनको एक्चुअल इन्वेस्टमेंट्स का मीनिंग इतना अच्छे से मालूम नहीं है। द रीजन इज दे कीप इन्वेस्टिंग इन मल्टीपल एसेट क्लासेस वेयर दे गेट द रिटर्न्स इन वेरी लेस अमाउंट। सो सपोज किसी ने गोल्ड डायमंड सिल्वर में किसी ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अगेन यू आर क्रिएटिंग एन एसेट बट आप उसे बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हो। पहली चीज तो उसका प्राइस बढ़ेगा नो डाउट, बट कॉन्सेंट्रेटेड एसेट है, उसे अपने पास में रखेंगे, आप वेल्थ क्रिएट करेंगे। एफडी एंड बॉन्ड्स की अगर बात करता हूँ तो बहुत लेस रिटर्न्स है आज की रेट में। एफडी एंड बॉन्ड्स के रेट बढ़े भी है, बट स्टिल दैट कंप्लीटली डिपेंड्स कि आप कितने साल में पैसा वहां से निकाल रहे हो। रेसिडेंशियल रियल एस्टेट की बात करता हूँ तो सबसे बड़ा जो लोगों के दिमाग में एक साइकी है लोगों को कि एक घर खरीद लिया हमने, दूसरा खरीद लिया, तीसरा खरीद लिया। अभी इन्वेस्टर्स को ऐसा मुझे कितने घर खरीद के करेंगे क्या, राइट? व्हाई आर यू इन्वेस्टिंग इन रेसिडेंशियल रियल एस्टेट वेयर यू आर गेटिंग रिटर्न्स नॉट मोर देन 2-2.5%? 2-2.5% से ज्यादा आरओआई आपका आ नहीं रहा। 1 करोड़ की प्रॉपर्टी आप खरीद रहे हो, 3 BHK अपार्टमेंट या 2 BHK अपार्टमेंट, जहाँ से आपका रेंट हार्डली 25 से 30 हजार रुपए आ रहा है, राइट? सो रेसिडेंशियल रियल एस्टेट इज नॉट अ सेफ ऑप्शन फॉर एनी इन्वेस्टर। अगेन इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स आई एम टॉकिंग अबाउट। इक्विटी की बात करते हैं तो दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द मार्केट वोलेटिलिटी। आज 5 ट्रिलियन की इंडियन इकोनॉमी इंक्लूडिंग एनआरआई फंड, और हम परसेंट वाइज देख रहे हैं कि लोगों का सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट किसमें हो रहा है। यू कैन सी कि 21% रेसिडेंशियल रियल एस्टेट है। एफडी बॉन्ड में आदमी डाल रहा है आपका 23%, 26% गोल्ड डायमंड सिल्वर में। इक्विटी भी आपका एक बड़ा सा स्टेक हैंडल कर रहा है यहाँ पे 15% का। फिर इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स है। अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स लोगों के पास बहुत कम है। सो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स की हम बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द ऑप्शन फॉर एनी अल्टरनेट, राइट? आदमी किस में इन्वेस्टमेंट कर सकता है जहां से रिटर्न अच्छे आए उन्हें। तो अगेन कमर्शियल रियल एस्टेट इज समथिंग जो एक बहुत अच्छा अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। इट्स अ रियल एस्टेट, इट्स अ हार्ड रियल एस्टेट, फिजिकल रियल एस्टेट, और आप जब वहां पे पैसा डालते हो तो डेफिनेटली यू गेट गुड रिटर्न्स कंसिडरिंग। जस्ट अ सेकंड। Considering last decade, we
हैव सीन दैट जो कमर्शियल एस्टेट के रिटर्न्स हैं वो डबल डिजिट्स में। सो ईयर 13-14 से लेकर आप 21-22 तक जाते हो तो आपने रिटर्न्स कंसेक्यूटिव बढ़ते हुए देखे। रिटर्न्स लास्ट ईयर के रिटर्न्स, अगर रिटर्न्स की बात कर रहा हूँ तो रिटर्न्स का मतलब आपका नॉट ओनली आरओआई, इट इज ऑल अबाउट योर कैपिटल अप्रिसिएशन प्लस आरओआई। एफडी की बात करता हूँ, एफडी आपका 5.5% से ज्यादा नहीं है। रेजिडेंशियल, सेंसेक्स, गोल्ड सब आपके बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड एसेट हो गए, बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड रिटर्न्स आए यहाँ से। सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कमर्शियल एस्टेट? आदमी को फायदा क्या है किसी को कमर्शियल एस्टेट में प्रॉपर्टी खरीदने का? पहली चीज तो हाई रेंटल यील्ड, आपका 6%, 7%, 8%, 9% जो भी आपको प्रॉपर्टी से रिटर्न मिल रहे हैं वो मिलते हैं आपके रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी से बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट ट्रिपल। और दूसरी चीज होती है लॉन्ग टर्म वैल्यू अप्रिसिएशन, प्रॉपर्टी का कैपिटल अप्रिसिएशन बहुत अच्छा होता है। आपके प्रॉपर्टी के एक्सकेवेशन टाइम से लेकर और पोजीशन तक प्रॉपर्टी का प्राइस काफी ज्यादा बढ़ चुका होता है, राइट। रेडी प्रॉपर्टी भी आप खरीदे हो तो उसके बाद भी आपको 5-6 साल का प्रॉपर्टी का जो अप्रिसिएशन का स्कोप होता है बहुत ज्यादा होता है, और अच्छा खासा इंसान वहां पे अपनी ये बना लेता है, वैल्यू क्रिएट कर लेता है अपने प्रॉपर्टी की। स्टेबल एसेट क्लास है डेफिनेटली, तो इन्वेस्टर्स उसमें इन्वेस्ट करते रहना चाहते हैं कि चलो ठीक है, एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया। कमर्शियल एस्टेट इज समथिंग जहां पे आपका रेंट मंथ ऑन मंथ आ रहा है, बाकी सारी चीजें आपको देखनी नहीं है, ठीक है। बट अगेन अगर मैं ग्रेड ए की बात कर रहा हूँ तो पीपल डू नॉट इन्वेस्ट इन ग्रेड ए प्रॉपर्टीज। व्हाई? बिकॉज इट रिक्वायर्स वेरी हाई कैपिटल। और ग्रेड ए प्रॉपर्टी का मतलब ये हो गया कि जहाँ पे एक बिल्डिंग है कुछ 15 फ्लोर की, और उसमें फ्लोर से 30-30 हजार स्क्वायर फीट के बिल्डिंग ग्रेड ए बनाई है। जैसे आपके गुड़गांव में आप चले जाओ, मुंबई में जाते हो बीकेसी हो गया, पुणे में आप आते हो डब्ल्यूटीसी हो गया। सो देयर आर डेवलपर्स जहाँ पे ग्रेड ए बिल्डिंग्स बनाई है उन्होंने, जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनी से, आईटी कंपनी से, जिन्होंने 1 फ्लोर 2 फ्लोर या 4 फ्लोर ऐसे एक्वायर करके रखा हुआ है, राइट। सो मुझे अगर आज प्रॉपर्टी बाय करनी है, अच्छे रिटर्न चाहिए, तो डेफिनेटली आई वुड गो फॉर ग्रेड ए प्रॉपर्टी विथ ग्रेड ए टेनेंट जो ऑलरेडी लीज पे है। बट इन सारी चीजों को अगर मुझे एक्वायर करनी है तो डेफिनेटली मेरी पॉकेट थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। सो मेरी पॉकेट स्ट्रांग होनी चाहिए, मतलब मुझे 30-35 करोड़ का एटलीस्ट बजट चाहिए किसी भी ग्रेड ए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो आज अगर मैं किसी ग्रेड ए प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ तो अकेले इन्वेस्ट नहीं कर पाऊंगा, राइट। सो दूसरी चीज होती है, चलो आपने खरीद भी ली प्रॉपर्टी, टेनेंट और एसेट मैनेजमेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। कल को टेनेंट अगर निकल रहा है मार्केट में बाहर, तो यू हैव टू गो आउट एंड फाइंड द न्यू टेनेंट फॉर योरसेल्फ। आप नेगोशिएशन करोगे, आपको प्रॉपर्टी का भी मैनेजमेंट करना पड़ेगा। इनएक्सेसिबिलिटी इशू होता है, एक बार प्रॉपर्टी आपकी चली जाती है किसी के हाथ में तो। दूसरी चीज होती है कॉन्सेंट्रेटेड एक्सपोजर। सो व्हेन यू बाय अ प्रॉपर्टी फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द डेवलपर और फ्रॉम द बिल्डर, तो रिटर्न्स आपके कम होते हैं डेवलपर से आप जब बाय करते हो, बिकॉज आप नेगोशिएट करते हो। डेवलपर भी एडमेंट होता है कि नहीं, मैं इस प्राइस से नीचे नहीं आऊंगा, बिकॉज वो बना के प्रॉपर्टीज बेच रहा है, वो प्रॉपर्टीज बेच रहा है आपका रिटेल में, राइट। सो वो भी एक प्रॉफिट मार्जिन अपने लिए बुक करना चाहता है। सो वो अपना जो एक्चुअल मार्केट प्राइस है उस पर तो नहीं बेचेगा आपको प्राइस प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी मार्केट प्राइस से थोड़ा ऊपर ही बेचेगा। रिटर्न्स आपके ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं, जिस वैल्यू पे आपने खरीदी आपका रिटर्न क्या आ रहा है, राइट। सबसे लास्ट चीज होती है और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है लैक ऑफ लिक्विडिटी, कि कल को आपको उस प्रॉपर्टी से एग्जिट करना है, उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करना है मार्केट में, तो पहली चीज तो आपको बायर ढूंढना पड़ेगा। बायर ढूंढने के अलावा द मेन थिंग इज कि यू डोंट नो द एक्चुअल वैल्यूएशन ऑफ योर प्रॉपर्टी, कि मार्केट में क्या रेट चल रहा है, मेरी प्रॉपर्टी किस रेट में जाना चाहिए, आज इतने साल हो गए तो मेरी प्रॉपर्टी का अप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन कितना है। ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं, राइट। फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स यू नीड एन एक्सपर्ट, यू नीड अ प्रॉपर्टी मैनेजर जो आपके लिए प्रॉपर्टी शॉर्टलिस्ट करे, आपके लिए प्रॉपर्टी मैनेज करे, टेनेंट मैनेज करे, आपके लिए उस प्रॉपर्टी को सेल आउट करे, राइट। और आपके लिए वो टेनेंट से या कंपनी से रिलेशनशिप बना के रखे, जहां पे आप घर पे बैठ के सिर्फ रिटर्न्स एंजॉय करो। जब बेचना होगा, कैपिटल अप्रिसिएशन प्लस आरओआई आपने कमा ही लिया है, कैपिटल अप्रिसिएशन आप कमाने वाले हो। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। अगेन स्ट्राटा इज दैट वन एक्सपर्ट जिसकी मैं बात कर रहा हूँ कि इट्स अ टेक एनेबल्ड प्लेटफॉर्म। सारी की सारी चीजें हम लोगों ने डेमोक्रेटाइज कर दी है, इतनी स्मूथ कर दी है। हमने एक टेक प्लेटफॉर्म बनाया जहां पे यू ट्रैक योर इन्वेस्टमेंट, कौन से एसेट में आपने पैसा डाला है, एक जगह पे बैठ के। आज दिल्ली में बैठे हुए, यहाँ पे गुड़गांव में बैठे हुए, एनसीआर कहीं पे भी बैठे हुए आप, वहां से बैठ के आप चेन्नई की एक प्रॉपर्टी है जिसको आप बाय कर सकते हो, पूरी प्रॉपर्टी ट्रैक कर सकते हो विथ ऑल लीगैलिटीज, राइट। सो
हमने वो प्लेटफॉर्म बनाया है, वो प्लेटफॉर्म हमने इंट्रोड्यूस किया मार्केट में। करंटली हम लोग मैनेज कर रहे हैं कुछ 20 एसेट्स अक्रॉस ऑल टीयर 1 सिटीज, सारे बड़े बड़े शहरों में, और सारी ग्रेड ए प्रॉपर्टीज विथ ग्रेड ए टेनेंट। 40,000 लोग हैं आज जो हमारा डैशबोर्ड यूज कर रहे हैं, वो टेक इनेबल्ड डैशबोर्ड। 900 करोड़ का एसेट जो हमारा टोटल AUM है, एसेट अंडर मैनेजमेंट, वो 900 करोड़ प्लस का है। 4,000 प्लस इन्वेस्टर है जिन्होंने हमारे साथ में आज तक इन्वेस्ट किया है। दे कीप इन्वेस्टिंग इन एवरी अदर एसेट। कई इन्वेस्टर होते हैं कि चलो आज एक एसेट में डाल दिया मैंने, ऑफिस एसेट में, मैं अब इंडस्ट्रियल में डालूंगा। तो हर अलग अलग एसेट क्लासेस में भी वो लोग ना अपने ROI एंजॉय कर रहे हैं। उनको एक्सपेरिमेंट उनका चल रहा है बेसिकली कि मेरा इंडस्ट्रियल से ज्यादा ROI आ रहा है, मेरा ऑफिस से ज्यादा ROI आ रहा है। ठीक है, सो दे कीप इन्वेस्टिंग। 25-50 लाख रुपए उन लोगों के लिए बड़ी बात नहीं है। सो पहली चीज, हमारा जो इन्वेस्टर टारगेट है, जो हमारा जो टारगेट बेस है, जो क्लाइंट हमारे हैं, दे आर लाइक कि जिनके पॉकेट में 25-50 लाख रुपए पड़े हुए हैं। यहाँ पे लोन वाला कस्टमर नहीं चलता है। यहाँ पे वो है जिनके पास पैसा पड़ा है, रेडी प्रॉपर्टी में बाय करना है, और उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, उनका रिटर्न चालू हो गया नेक्स्ट मंथ से। सो हाउ दिस टेक इनेबल्ड प्लेटफॉर्म वर्क्स। सो मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपका 25 लाख है। किसी भी एसेट में प्रॉपर्टी 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़ होगी, यू कैन इन्वेस्ट, स्टार्ट विथ 25 लाख रुपीज मिनिमम इन्वेस्टमेंट है आपका, एंड यू कैन बी द ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर 30,000, 40,000, 50,000 स्क्वायर फीट का फ्लोर। डेटा ड्रिवन इन्वेस्टमेंट प्रोसेस है। सो बेसिकली ऑल लीगल डॉक्यूमेंट्स, सारा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट या एवरी लीगैलिटीज विल बी देयर। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको इन्वेस्टमेंट के पहले प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट। इन डेवलपर साइड इफ यू सी, अगर मैं बिल्डर की बात करता हूँ, जब आप बिल्डर से प्रॉपर्टी लेने जाते हो, खरीदने जाते हो, तो बिल्डर प्रॉपर्टी, अपने बिल्डिंग के, अपने प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट्स बिना बाय किए हुए कुछ भी शेयर नहीं करता। वो बोल देगा कि ठीक है, आप एक काम करो, रेरा में देख लो, रेरा में मिल जाएगा आपको जो देखना हो, बट लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको कभी भी शेयर नहीं करेगा। यहाँ पे सारी चीजें, जिस दिन मेरा प्लेटफॉर्म पे एसेट लॉन्च हुआ, सेम डे में आपको डेटा पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट उठा के दे दूंगा। सो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी है। डैशबोर्ड मैंने बता ही दिया कि सारी चीजें आप, रिटर्न्स, लीगैलिटीज, TDS सर्टिफिकेट्स, एवरीथिंग यू ट्रैक ऑन योर डैशबोर्ड। ठीक है, दूसरी चीज, सेल करने के लिए तो मल्टीपल एवेन्यूज है सेल करने के लिए। स्टार्टा के पास में ऑप्शन है, सो यू कैन सेल योर फ्रैक्शन, यू कैन सेल योर शेयर आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जब आपको वहां से एग्जिट करना होता है, और यू कैन वेट फॉर नेचुरल सेल ऑफ द एसेट। एंड टू एंड मैनेजमेंट। सो बेसिकली स्टार्टा इज प्लेइंग a role of asset manager here। तो स्टार्टा एसेट मैनेजर जो आपके बिहाफ में, इन्वेस्टर्स के बिहाफ में प्रॉपर्टी को, टेनेंट को और एसेट को मैनेज करता है। हाउ डू वी चूज आवर प्रॉपर्टीज। सो फर्स्ट थिंग, वी डू दी प्रॉपर्टी स्क्रीनिंग। आज अगर मुझे, मेरे पास में सप्लाई आ रही है, ठीक है, अब आशुतोष जी हैं, उन्होंने कहा कि अखिल जी मेरे पास में एक दिल्ली में एक प्रॉपर्टी है जो पिछले 3 साल पहले वो रेडी हुई है। आज वहाँ पे कुछ बहुत अच्छा एक टेनेंट है, टेनेंट आप समझ लो बार्कलेज, उसमें टेनेंट है उस बिल्डिंग में। तो बार्कलेज टेनेंट है, तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक बार प्रॉपर्टी का पहले ड्यू डिलिजेंस करूंगा। तो हम लोग स्क्रीनिंग करते हैं कि वो जिस एरिया में प्रॉपर्टी है, उस एरिया में डेवलपमेंट अभी कितना होने वाला है, क्या फ्यूचर इंफ्रा वहां पे और डेवलप होगा, कितना कैपिटल अप्रिशिएट हो सकता है उस जगह पे, जहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी बढ़ सकती है अभी कितने साल और, राइट। ये सारी चीजें हमने कर ली। टेनेंट की प्रोफाइल हमने चेक करी, टेनेंट के फाइनेंशियल्स चेक कर लेते हैं हम लोग कि ये जब प्रीवियस ओनर के पास है तो रेंट उसने टाइम पे दिया है, हर महीने रेंट टाइम पे आ रहा है नहीं आ रहा है। बेसिकली उसकी पूरी बैंकिंग चेक होती है टेनेंट की। वंस एसेट इज फाइनलाइज्ड, हम लोग करते हैं उसका ड्यू डिलिजेंस। तो इंडिया की टॉप लॉ फर्म्स और कंसल्टेंट्स होते हैं जो एसेट का ड्यू डिलिजेंस करते हैं। सारी चीजें हो गई, अब सब कुछ क्लियर है, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी में टेनेंट नहीं है, प्रॉपर्टी हमको खाली भी मिली, अगर प्रॉपर्टी अच्छी लगी है, तो वी गेट अ टेनेंट फॉर दैट प्रॉपर्टी। तो हम लोग उसका ड्यू डिलिजेंस करके और फिर उसके बाद में हम लोग लॉन्च करते हैं एसेट, बट अपने प्लेटफॉर्म पे। बट अगर टेनेंट है ऑलरेडी, तो ड्यू डिलिजेंस करके नेगोशिएशन करेंगे डेवलपर से, और उसका फाइनेंशियल एनालिसिस किया जाएगा। एक सर्टन वैल्यू पे हम लोग पहुंचेंगे कि हाँ इस प्राइस पे हमें एग्री करना चाहिए, जिस पर टर्मशीट साइन होती है बिटवीन डेवलपर एंड स्टार्टा। कि मेरा भी एक पैरामीटर है स्टार्टा का कि मैं 8% से नीचे ROI अगर किसी भी एसेट का होगा तो मैं उस एसेट में हाथ ही नहीं डालूंगा। तो मेरे इन्वेस्टर के लिए आज इंपॉर्टेंट ये है कि मैं एटलीस्ट उनको इन्फ्लेशन बीट करवाऊं,
मेरा जो रिटर्न होना चाहिए वो 7% के ऊपर होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 8% से नीचे जाता ही नहीं हूँ। ठीक है, ऑल एसेट्स आर वेटेड एंड अप्रूव्ड बाय कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स। तो हमारा जो एक्सक्लूसिव डेटा पार्टनर है, शेयर होल्डर स्ट्राटा में प्रॉप्स्टैक है। प्रॉप्स्टैक से पूरा हमारे पास मार्केट का डेटा आता है कि आज मार्केट में क्या लीज चल रहा है, कौन सी बिल्डिंग में कौन से फ्लोर पे कौन सा टेनेंट बैठा हुआ है, ये सारी चीजें हमें पता रहती है, बिकॉज मार्केट में इन एंड आउट हमारा काम यही है। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टमेंट प्रोसेस कैसा है। सो अगर मैं इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की बात करूं, इट्स सीमलेस कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस, जहां पे एसेट जाके और आपको देखना है, खैर विजिट करना है विजिट कर सकते हो आप, बट जरूरी नहीं है कि आपको फिजिकल प्रेजेंस आपकी इंपॉर्टेंट हो। घर बैठे भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो किसी भी एसेट में। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, लीगलिटीज, सारी लीगलिटीज क्लियर होनी चाहिए, मेरा नाम जगह पे दिखना चाहिए, मेरा डॉक्यूमेंट सारा क्लियर होना चाहिए, तो वो सारी चीजें तो मैं आपको दे ही रहा हूँ। ठीक है, और सबसे पहली चीज है कि मेरा आपके पैसे पे कोई इंटरवेंशन नहीं है। अब मैं बताऊंगा कैसे फॉर्मेशन कैसे करना है। सो प्रॉपर्टीज लिस्टेड ऑन स्टार्टस प्लेटफॉर्म, सारी चीजें हो गई, सब कुछ क्लियर हो गया, प्रॉपर्टी हमने शॉर्टलिस्ट कर लिया, अब हम उस प्रॉपर्टी को अपने प्लेटफॉर्म पे लॉन्च कर देंगे, लिस्ट कर देंगे। नाउ वी विल स्टार्ट रेजिंग मनी फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द इन्वेस्टर्स। एक एसपीवी बनाई जाएगी, पर्टिकुलर एसेट होल्डिंग कंपनी, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, उस एसेट को परचेज करने के लिए, एंड इन्वेस्टर्स विल बी मेड अ शेयर होल्डर इन दैट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हर एसेट के लिए हमारे पास में हर एसेट के लिए एवरी एसेट हैज अ सेपरेट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, सेपरेट एसपीवी। ठीक है, उसमें इन्वेस्टर्स होते हैं शेयर होल्डर। स्टार्टा इज नॉट अ शेयर होल्डर, स्टार्टा इज एसेट मैनेजर। सो आप शेयर होल्डर हो गए। अब किसी भी एक एसपीवी के अंदर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर मैक्सिमम 200 शेयर होल्डर हो सकते हैं। तो 50 करोड़ का एसेट है अगर, तो मैं 25 लाख की मैंने एक सर्टेन वैल्यू रख दी है कि 25 लाख मिनिमम इन्वेस्टमेंट रखता हूँ मैं। 25 लाख के 200 इन्वेस्टर तो मेरे पास आ जाएंगे। किसी की कैपेसिटी ज्यादा है, किसी ने 50 लाख डाला, कोई 2 करोड़ भी डालता है, कोई 1 CR भी डालता है। ठीक है, तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टर। तो मेरे पास वैसे इन्वेस्टर्स कम हो जाते हैं। 200 मैक्सिमम शेयर होल्डर हो सकते हैं किसी एसपीवी में, एंड सब इक्वली अपने अपने शेयर होल्डिंग सबको मिलती है, उनको शेयर सर्टिफिकेट मिलता है एसपीवी का, और एसपीवी खरीदती है उस एसेट को ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द इन्वेस्टर्स। तो यूजुअली अगर मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोग मार्केट में काफी टाइम से काम कर रहे हो, कि आज पहले या आज के जमाने में भी जब कोई लैंड खरीदना होता है तो 4-5 लोग मिलके एक लैंड खरीदते हैं, तो एक एलएलपी बनाते हैं वो लोग, और एलएलपी खरीदती है बेसिकली वो लैंड। एलएलपी के ओनर्स जो होते हैं इन्वेस्टर्स होते हैं, सेम जगह यहाँ पे भी वही है कि एसपीवी बनेगी, एसपीवी खरीदती है एसेट को, और उसके शेयर होल्डर होते हैं इन्वेस्टर्स। इसके बाद सारी चीजें अगर हो गई है, एसपीवी ने खरीद लिया, आपको शेयर होल्डिंग मिल गई, आपको शेयर सर्टिफिकेट मिल गया, आप अगले महीने से आपके रेंट आपके अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाता है। पहली चीज, सो प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन जो होता है, एग्रीमेंट जिसको बोलते हैं, रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके, तो रजिस्ट्रार ऑफिस में जो एग्रीमेंट होगा वो होगा एसपीवी और डेवलपर के बीच में, जिसमें आप शेयर होल्डर, तो आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो स्टार्टा की टीम से ही हमने एक पीओए दे के रखा हुआ है, एक हमारा जो एसपीवी का पीओए रहेगा वो जाके रजिस्ट्रेशन कराएगा, और आप घर बैठे आपके रिटर्न्स आपके स्टार्ट हो जाएगा। ये ओनरशिप स्ट्रक्चर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड। सो ये एसेट हो गया, सपोज ये एसेट है और इसकी ओनरशिप है एसपीवी के पास, और एसपीवी की ओनरशिप है अपने इन्वेस्टर्स के पास। इन्वेस्टर्स डायरेक्टली को ओनर ऑफ द एसेट, ये हो गए को ओनर्स एसेट के। अब सबसे बड़ी चीज है कि चलो आपने पैसा डाला है, मेरा पैसा सेफ है कि नहीं है। जब भी कोई इस तरह का ट्रांजेक्शन होता है जहां पे फंड्स इन्वॉल्व है, ठीक है, तो वहां पे एसपीवी में एक बाय कंपनी लॉ, ठीक है, आपके इंडियन कंपनीज एक्ट के अंडर आपको ट्रस्टी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका मैंडेटरी है ट्रस्टी रखना, क्योंकि इस फंड फ्लो में, पूरे फंड फ्लो में स्टार्टा कहीं से भी इंटरफेयर नहीं कर सकता है। स्टार्टा सिर्फ एसपीवी को मैनेज करेगा, एसेट को मैनेज करेगा, टेनेंट को मैनेज करेगा, लेकिन इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो जो एसपीवी के थ्रू रूट हो रहा है, वो पूरा का पूरा पैसा कौन मैनेज करता है, ट्रस्टी करता है, जिसपे पब्लिक ट्रस्ट करती है। तो यहाँ पे विस्तारा ट्रस्टी है, एस्ट्रो पार्टनर होता है। तो यूजुअली जब से रेरा आया है, रेरा ने भी एक मैंडेट डाल दिया है कि भैया डेवलपर को भी, कि आप पैसा जो कस्टमर का लेते हो, क्लाइंट का लेते हो, पैसा आप एस्क्रो अकाउंट में लोगे, अपने अकाउंट में नहीं लोगे। एस्क्रो अकाउंट इन समथिंग जो
सिर्फ पर्टिकुलर उस एसेट को खरीद बनाने के लिए बनाया गया है, जहां वो पैसा अलॉट हो जाता है ऑटोमेटिकली। सेम चीज यहाँ पे भी है, यहाँ पे एस्क्रो एजेंट है, आईसीआईसीआई बैंक एस्क्रो पार्टनर है हमारा, ट्रस्टी विस्तारा है। तो पूरा फंड फ्लो मैनेज करते हैं ये दोनों। इन्वेस्टर डैशबोर्ड में क्या क्या मिलता है? सो एसेट डिटेल्स, आप एसेट की डिटेल्स देखते हो आपके डैशबोर्ड में। टीडीएस सर्टिफिकेट्स आपके डैशबोर्ड पे होते हैं। तो कभी भी मैं एक बार ओपन करके भी दिखाऊंगा इन्वेस्टर का डैशबोर्ड कैसा होता है। और रेंटल पे आउट्स, सो जो आपका रेंटल लेजर है वो पूरा का पूरा आपके डैशबोर्ड पे दिखता है। मंथ ऑन मंथ रेंट आ रहा है, मंथ ऑन मंथ रेंट सीट उसमें अपलोड हो रही है, एसपीवी का कैश फ्लो कितना है, आपको कितना आ रहा है, वो सारी चीजें आपको इसमें शो होती है। वैल्यूएशन रिपोर्ट्स, एवरी 6 मंथ यू विल हैव अ वैल्यूएशन रिपोर्ट। हमारा वैल्यूएशन पार्टनर है जेएलएल। जेएलएल वैल्यूएशन करता है प्रॉपर्टी का हर 6 महीने में, और वो रिपोर्ट आपके डैशबोर्ड पे अपलोड होती है। तो यू गेट टू नो कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी बढ़ी है पिछले 6 महीने में। प्रॉपर्टी टैक्स रिसीट, इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स, सारी चीजें आपके अपलोड होती हैं। कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट डेटा, लीज और सेल ट्रांजेक्शन जो मार्केट में चल रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें आप ट्रैक करते हो आपके डैशबोर्ड पे। अब एसेट मैनेजमेंट सर्विस में क्या क्या आती है चीजें? एसेट परचेस है, एसेट रजिस्ट्रेशन है, लीज नेगोशिएशन, टेनेंसी मैनेजमेंट, एसेट अपकीप, एसेट सेल नेगोशिएशन, investment manager. So I will be the investment manager for your clients or for your investors. ऑनलाइन डैशबोर्ड है, मार्केट अपडेट्स रिपोर्ट्स हैं, रेंटल डिस्बर्सल, रीसेल परचेस फेलिसिटेशन है, टैक्स सेंटर है। लिक्विडेशन ऑप्शन क्या है? अभी कई सारे इन्वेस्टर्स होते हैं जो आके हमसे क्वेश्चन करते हैं कि सर मुझे अगर 2 साल में निकलना हुआ तो सर आप निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप जस्ट मुझे इन्फॉर्म कर दो, ठीक है। यू कैन ऑलवेज टेक एन असिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टा, आपको जब भी एग्जिट करना है, क्योंकि मुझे जो मैंने सिक्योरिटीज का स्ट्रक्चर बनाया, उस सिक्योरिटीज के स्ट्रक्चर में चेंज करना पड़ेगा, राइट। थोड़े से मुझे नाम चेंज करना पड़ेगा जिसको भी निकलना होगा तो पहली चीज है, मैं रिकमेंड करता हूँ किसी इन्वेस्टर को कि अगर पहले से ही आपका थॉट प्रोसेस है कि सर 2 से 3 साल ही मेरे को इन्वेस्ट करके रखना है, सो प्लीज डू नॉट कम विद अस और डू नॉट इन्वेस्ट इन एनी काइंड ऑफ रियल एस्टेट, नॉट विद अस ओनली। किसी भी तरह के रियल एस्टेट में जहां पे आप पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए डाल रहे हो रियल एस्टेट के अंदर, बिकॉज रियल एस्टेट में आपका पैसा 2 साल में नहीं बनता कभी भी। रियल एस्टेट में आपको रहना पड़ता है, रुकना पड़ता है। सो मेरा रिकमेंडेड टाइम फ्रेम जो है आपका एटलीस्ट 5 साल है। 5 साल आप रुको प्रॉपर्टी में, 5 साल में आप अच्छे रिटर्न्स बना लोगे और उसके बाद में आप एग्जिट कर सकते हो, राइट। बिकॉज उस टाइम पे एसेट का नेचुरल सेल का भी टाइम हो जाएगा। दूसरा होता है प्राइवेट ट्रांजेक्शन। सो प्राइवेट ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है कि यू कैन ऑलवेज टेल योर फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव्स कि आपको वहां से निकलना है और आपके पास में शेयर है, आपके रिटर्न्स आ रहे हैं, जिसको आपके रिलेटिव में किसी को बाय करना हो तो कर सकता है। अदरवाइज यू कैन ऑलवेज चूज रीसेल प्लेटफॉर्म स्टार्टा। स्टार्टा का रीसेल प्लेटफॉर्म है जहां पे हम लोग आपका प्रॉपर्टी लिस्ट कर देते हैं, जिसमें हमारे इन्वेस्टर्स को एक्सेस होता है आपका जो भी रीसेल आता है उसका। सो मेरे लिए और आपके लिए सबसे पहला बायर आपके फ्रैक्शन का, आपके शेयर का वो होगा जो ऑलरेडी सेम एसेट में इन्वेस्ट करके बैठा हुआ है। तो आज अगर मैं समझो आप 180 इन्वेस्टर हैं किसी एक सिंगल एसेट के अंदर, तो वो एसेट में अगर आप निकलना चाहते हो तो 179 जो बाकी के इन्वेस्टर है, मैं सबसे पहले उनको रीच आउट करूंगा कि सर आई हैव अ शेयर राइट नाउ और डू यू वांट टू इंक्रीज योर शेयर। तो मैक्सिमम टाइम जितने भी अभी तक, लास्ट टाइम भी मैंने बताया था कि 44 एग्जिट्स टिल नाउ आउट ऑफ 4000 इन्वेस्टर्स। तो 44 हमारे पास में एग्जिट्स हुए हैं जिनको इमरजेंसी एग्जिट आया है, उनको पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई, जिन्होंने 1-1.5 साल 2 साल में एग्जिट किया है, ठीक है। तो उस टाइम पे यू कैन ऑलवेज टेक एन असिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टा एंड यू कैन एग्जिट फ्रॉम दी प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे एंड टू एंड एसेट स्टार्टा पूरा हेल्प कर रहा है आपको, रीसेल से लेके परचेस से लेके रीसेल तक। नाउ थर्ड ऑप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका है नेचुरल सेल। कोई भी एसेट में हम लोग खुद 5 से 7 साल से ज्यादा नहीं रुकने वाले। 7 साल भी बहुत लंबा टाइम मैंने बोल दिया, 5 साल इज मैक्सिमम टाइम फ्रेम। कोई भी एसेट है, पार्टनर्स के लिए मैं बोल रहा हूँ ये चीज कि हमें पता है कि मार्केट सैचुरेशन भी होता है। मार्केट एक टाइम के बाद में प्रॉपर्टीज के प्राइस बढ़ना कम हो जाते हैं। प्रॉपर्टी जो है आपका रिटर्न्स तो दे रही है, रेंट आपका आ रहा है, लेकिन अप्रिशिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं हो रहा है, ऐसा भी होता है मार्केट, राइट। सो जिस टाइम पे हमें ये फीलिंग आएगी कि नहीं मार्केट इज गेटिंग सैचुरेटेड नाउ, वी विल डू एन एजीएम बिटवीन ऑल द शेयर होल्डर्स
वहां पे शेयर होल्डर्स डिसाइड करेंगे इफ वी कैन एग्जिट फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी नाउ। ठीक है, तो स्टार्टा जस्ट एक सजेशन देगा कि सर वैल्यूएशन रिपोर्ट मैं आपको दे ही रहा हूँ हर 6 महीने, आप देख रहे हो कि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन अच्छी खासी बढ़ गई है, रिटर्न्स आप अर्न कर चुके हो 4 से 5 साल में। नाउ स्टार्टा थिंक्स कि दिस इज द राइट टाइम टू एग्जिट फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी, बिकॉज इसके बाद प्रॉपर्टी का सैचुरेशन आ जाएगा और फिर सेल करने में प्रॉब्लम होगी सैचुरेशन के टाइम। तो सैचुरेशन के जस्ट पहले स्टार्टा एजीएम करेगा। एजीएम में, एजीएम बाय द वे हर साल ही होती है, बट सेल के लिए जो एजीएम होगा स्टार्टा जस्ट सैचुरेशन के थोड़े पहले करेगा, सारे इन्वेस्टर्स को रीच आउट करके एंड विल आस्क देम कि आपको यहाँ से सेल करना है कि नहीं करना। इफ 75% investor says yes, we should exit from this property, we have earned enough returns from the property, अब हम यहाँ से एग्जिट करते हैं, हो सकता है इसके बाद में दूसरे एसेट में डाल दें, बट यहाँ से एग्जिट करते हैं। तो स्टार्टा क्या करेगा, स्टार्टा विल गो आउट इन द मार्केट एंड फाइंड अ बायर फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी। हम लोग नेगोशिएट करेंगे, विल मेक श्योर कि आपके रिटर्न्स आपके पास बहुत अच्छे से आ जाए। एज आशुतोष जी साइड इन दी बिगिनिंग ऑफ दिस प्रेजेंटेशन की मुंबई के गोरेगांव का आपके पास में एसेट था, सेम चीज है उसका भी कि वो सैचुरेशन पे है। अब वो सैचुरेशन पे है तो हम लोग वेट कर रहे हैं टाइम फ्रेम खत्म होने का, और जैसे ही खत्म होता है हमारे पास में बायर पहले से ही रेडी बैठा हुआ है 1 साल से वो एसेट बेचने के लिए। उस एसेट में 9% ROI, इन्वेस्टर्स ने अच्छा कमा लिया है, कैपिटल अप्रिशिएशन भी अच्छा हो गया है। नाउ इट्स अ सैचुरेशन टाइम, वी शुड एग्जिट फ्रॉम द प्रॉपर्टी, तो हम लोग एग्जिट कर रहे हैं वहां से। ठीक है, तो यू कैन ऑलवेज वेट फॉर नेचुरल सेल ऑफ द एसेट, जहां पर रिटर्न्स कैपिटल अप्रिशिएशन दोनों चीजें आपको मिल जाती है। तो ये आपका सबसे लास्ट लिक्विडेशन ऑप्शन होता है। हु कैन इन्वेस्ट विद स्टार्टअप? इंडियन रेसिडेंट, नॉन सो नॉन रेसिडेंट इंडियन हो गए, एनआरआई वगैरह, HUF हो गए, LLP है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, AIFs है, PMS है। तो ये एनीबडी कैन इन्वेस्ट विद स्टार्टा एक्सेप्ट एनजीओ एंड ट्रस्ट। तो एनजीओ और ट्रस्ट इन्वेस्ट नहीं कर सकते, बाकी कोई भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है। What is the key investment terms? So 25 lakh is the minimum investment amount. Recommended investment time frame is 5 years. Average rental yield for any asset will be between 8 to 12%. 8 to 12% मतलब आप हर एसेट का वेरी करता है, अलग अलग होता है। जो एसेट में जैसा डील साइन हुआ है, जैसा टर्म शीट साइन हुआ है, जैसा नेगोशिएशन हुआ है, दैट कंप्लीटली डिपेंड्स कि उसका ROI उसके ऊपर है। ठीक है, सो 8 से 12% के बीच में ही रहेगा वो रिटर्न। एवरेज एक्सपेक्टेड IRR विच इज योर यील्ड प्लस कैपिटल अप्रिशिएशन ईयर ऑन ईयर, प्रॉपर्टी का वैल्यू कितने परसेंट, तो मिनिमम 5% होना चाहिए। जब हम एसेट एक्वायर करते हैं तो मिनिमम 5% ईयर ऑन ईयर कैपिटल अप्रिशिएशन प्रॉपर्टी का होना चाहिए, देन ओनली वी विल एक्वायर दैट एसेट। ऐसा नहीं कि आज हम एसेट एक एक्वायर कर रहे हैं जिसका सैचुरेशन आ चुका है और पता चल रहा है हमें कि एक तो ऑलरेडी पीक पॉइंट पे प्रॉपर्टी का प्राइस है, तो ना तो हमें ROI मिलता है ना कैपिटल अप्रिशिएशन मिलता है। तो रादर देन बाइंग दैट प्रॉपर्टी, हम लोग उस प्रॉपर्टी से एग्जिट कर जाते हैं। टैक्सेशन की अगर बात करूं तो रेसिडेंट, जो इंडियन रेसिडेंट से या HUF है, उनके लिए क्या है? तो पहली चीज, जो रेंटल इनकम आ रही है, वो इनकम जो आ रही है आपकी, वो एज इंटरेस्ट ऑन CCD आती है। ठीक है, CCD क्या होता है कि जब मैंने सिक्योरिटीज दी आपको, कंपनी की SPV की सिक्योरिटीज दी है, मैंने 2 फॉर्म्स में सिक्योरिटीज डिवाइड कर दी है आपकी। इक्विटी में, बिकॉज मुझे ओनरशिप देनी है SPV के अंदर, आपको शेयर होल्डिंग देनी है तो इक्विटी मुझे देनी पड़ेगी। और दूसरे आपको मैंने दे दिया CCDs विच आर कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। 2 तरह के डिवेंचर्स होते हैं, एक होते हैं नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स और एक होता है कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिवेंचर्स का मतलब होता है कि दीज काइंड ऑफ डिवेंचर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू शेयर्स आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, विच मीन्स कि कल जब आप एग्जिट कर रहे होगे यहाँ से, तो उन आपके जो डिवेंचर्स है उनको मैं कन्वर्ट कर दूंगा इक्विटी में। तो आपके पास सपोज 10-90 का रेशियो है, 10% इक्विटी दे दी, 90% मैंने डिवेंचर्स दे दिए। तो 10% की इक्विटी के साथ मैं 90% जो डिवेंचर्स है उनको भी इक्विटी में कन्वर्ट करके उसे मैं सेल आउट करूंगा, कंप्लीट इक्विटी बेसिकली ट्रांसफर करूंगा, सेल करूंगा। राइट, अब इंटरेस्ट कैसा आता है CCD से? सो CCD का, एवरी CCD हैज अ फेस वैल्यू, उसका एक कूपन रेट होता है। ठीक है, विच इज प्रोपोर्शनेट टू योर रेंटल इनकम। तो जो आपका रेंट आ रहा है, सेम आपके पास में इंटरेस्ट रेट भी उतना ही आ रहा है, राइट, बट आपका जो इनकम है वो इंटरेस्ट फॉर्म में आ रहा है, वो आपके रेंटल फॉर्म में नहीं आ रहा है। सो आप इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्लेम नहीं कर सकते हो आप टैक्सेशन के लिए। यहाँ पे आपको टैक्सेशन भरना पड़ेगा, टैक्स भरना पड़ेगा एज पर योर इनकम टैक्स स्लैब। सो इफ योर इनकम इज मोर देन 5 लाख और 7.5 लाख,
यू विल बी अ टैक्सेबल पर्सन, आप उसका टैक्स आपको भरना पड़ेगा जो भी आप स्लैब में आओगे, राइट। टीडीएस आपका डिडक्शन रेंट में 10% होता ही है, दैट यू कैन क्लेम इफ योर इनकम इज नॉट मोर देन 5.5 लाख। आपके पैन कार्ड में अगर वो इनकम नहीं है तो, या तो आप किसी फैमिली मेंबर के नाम पे कर सकते हो जिनके नाम पे इनकम नहीं है, तो टीडीएस का डिडक्शन बच जाता है बाय सबमिटिंग फॉर्म 15G और H। अब बात करते हैं कैपिटल गेन टैक्सेस की। कैपिटल गेन टैक्सेस में अगर प्रॉपर्टी आप 24 महीने के पहले सेल आउट करते हो, आप 24 महीने के पहले एग्जिट करते हो, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स अप्लीकेबल होता है, जहां पे आपको इंडेक्सेशन का कोई बेनिफिट नहीं मिलता और 30% स्ट्रेट आपके जो भी प्राइस पे आपने प्रॉपर्टी को बेचा है 30% टैक्स उस पर लगता है स्ट्रेट। सेल आफ्टर 24 मंथ्स, सो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल हो गया 20%, प्लस इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाता है जो गवर्नमेंट से मिलता है अपने को 5.5%, वो इंडेक्सेशन बेनिफिट मिल जाता है आपको। एनआरआईज के लिए क्या है? सो एनआरआईज के लिए सबसे पहली चीज है आपका टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट अगर एनआरआईज के पास में है, तो पहली चीज तो आपका जो टैक्स भी इंटरेस्ट इनकम है, तो वो सेम इनकम टैक्स जो भी आपका स्लैब रेट होगा जिस कंट्री में भी हो आप, रिजाइडिंग कंट्री जो भी है, उसके हिसाब से आपका डिडक्शन होगा। दूसरी चीज टीडीएस का डिडक्शन एनआरआईज के लिए 20.8% होता है। इफ यू हैव टीआरसी टैक्स रेसिडेंसी सर्टिफिकेट तो आपको 50% का रिबेट मिल जाता है उसमें, तो 10.4% ही टीडीएस आपका डिडक्शन होता है उसमें। रिस्क मैट्रिक्स, अगर रिस्क की बात करता हूँ मैं, तो सबसे पहली चीज आती है पब्लिक के दिमाग में कि यार मैंने पैसा ऐसा डाला है, तो रिस्क क्या है इसमें, रिस्क कितना है, पैसा मेरा सेफ है कि नहीं है। तो पहली चीज आती है कैपिटल रिस्क, आज का पैसा सेफ है कि नहीं। पहली चीज तो है रिकवरी, जो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट की होती है वो सारी की सारी आपका रेंटल इनकम के थ्रू हो जाती है और इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटी डिपॉजिट के थ्रू, ठीक है। दूसरी चीज, ओनरशिप जो होती है वो किसी बंदे के नाम पे नहीं है, किसी इन्वेस्टर के नाम पे नहीं है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के नाम पे जिसके ओनर्स आप ही हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिक्योर हो, आपका पैसा सिक्योर है। लिक्विडिटी रिस्क की बात आती है, मिनिमम होराइजन मैंने जैसे बता दिया, ये 5 साल एटलीस्ट रुको वहां पे प्रॉपर्टी में, 5 साल के बाद एग्जिट करो। दूसरी चीज होती है स्टार्टा, जैसे मैंने मल्टीपल एवेन्यूज बताए रीसेल के, लिक्विडेशन के, तो वो भी ऑप्शन अपने पास में है, तो लिक्विडिटी रिस्क भी आपका नहीं है यहाँ पे। रियल एस्टेट रिस्क आता है। लोगों के दिमाग में सबसे पहली चीज आती है कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा कि नहीं होगा। जब प्रॉपर्टी में, किसी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में लोग इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स हो जो इस चीज से जले हुए हैं, राइट। उनके साथ ऑलरेडी ये हो चुका है इंसिडेंट, जहां पे डेवलपर्स उन्होंने प्रॉपर्टी खरीदी और 3-3, 4 साल, 5-5 साल तक प्रॉपर्टी का पोजीशन ही नहीं हुआ, डिलीवरी नहीं हुई, उनका पैसा वहां पे फंसा हुआ है। तो सबसे पहला दिमाग उनके यही आता है कि प्रॉपर्टी कंप्लीट होगी कि नहीं होगी। यहाँ पे बेस्ट पार्ट इज कि हम लोग या तो रेडी प्रॉपर्टी करते हैं जो कि प्रीलीज्ड है ऑलरेडी, या तो बीटीएस करते हैं, बिल्ड टू सूट एसेट। बिल्ड टू सूट एसेट में प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन ही होता है, बट द मेन थिंग इज उस बिल्ड टू सूट बिल्डिंग में जो बिल्डिंग बनाई जाती है वो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग होती है, पीईबी बोलते हैं उसको। प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग का मतलब टेनेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस पर्टिकुलर एसेट को बनाया जाएगा, लेकिन अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज पे भी आपको रिटर्न्स आपके अकाउंट में जाते रहेंगे। दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट बीटीएस, बिल्ड टू सूट, ठीक है। और बीटीएस हम लोग लेते भी हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल एसेट के लेते हैं, किसी ऑफिस बिल्डिंग की नहीं लेते, बिकॉज इंडस्ट्रियल एसेट को बनने में 8-9 महीने में इंडस्ट्रियल पूरा एसेट या पीईबी बन के तैयार हो जाता है। टेनेंसी रिस्क की अगर मैं बात करता हूँ, टेनेंसी रिस्क आपकी, एज आई सेड कि ओनली प्रीलीज प्रॉपर्टीज आर लिस्टेड इन आवर प्लेटफॉर्म, ठीक है। प्लस कल को अगर टेनेंट निकल के जाना चाहता है, तो मेरे यहाँ पे सीधा सीधा फंडा है कि अगर टेनेंट का मिनिमम 3 साल का लॉक इन बचा होगा टेनेंट का, ठीक है, तभी मुझे वो प्रॉपर्टी चाहिए जहां पे वो टेनेंट है। और सबसे पहली चीज है कि पहले जो रिलेशन टेनेंट के साथ मैनेज कर रहा था प्रीवियस ओनर या लैंडलॉर्ड डेवलपर जो भी था, नाउ स्टार्टअप विल स्टार्ट मैनेजिंग द रिलेशन विद द टेनेंट। हर साल हम लोग जाके उनसे यही बात करते रहेंगे, हमेशा पूछते रहेंगे उनसे कि इफ दे वांट टू एग्जिट फ्रॉम द प्रॉपर्टी, अगर हमें पता है, हमें लगता है पता कि हाँ 6 महीने 8 महीने में लोग निकलने वाले हैं, उनको एक प्रायर नोटिस हमको देना पड़ेगा 6 महीने का, और वो 6 महीने हम लोग दूसरा टेनेंट लाएंगे विथ, सो उसको रिलीज वापस से किया जाएगा विथ हायर रिटर्न्स, हायर अपग्रेडेशन, और ताकि उसकी सेलिब्रिटी बढ़ जाए। और ये सारी चीजें हैं बेसिकली रिस्क में आपके आती हैं प्रॉपर्टीज की, जो कि सारी चीजें मैंने क्लियर कर दी है। स्टार्टअप के बारे में मैं बात करता हूँ तो काफी बड़े और अच्छे टेनेंट्स हैं हमारे पास में, ग्रेडेड टेनेंट्स हैं जिनमें काफी इंडस्ट्री के जानी मानी कंपनीज हैं।
फॉर्च्यून 500 कंपनीज है। सिटीज जैसे मैंने बात की थी, टीयर 1 सिटीज जयपुर, मुंबई, बेंगलुरु, होसुर, चेन्नई, हैदराबाद, पुणे, इन सारी जगह पे हमारे एसेट्स है। These people are from the leadership board, जिसमें सुदर्शन लोढ़ा is the co-founder and CEO of the company, प्रियंका राठौर is the co-founder, निहार शाह head of investments, ex Piramal Capital, फिर बाकी के लोग हैं। These people are from the other departments, legal है, finance है, engineering, tech department. So these are the people from the leadership board. Who are the shareholders in Strata? Who are the investors in Strata? जिन लोगों ने Strata कंपनी में इन्वेस्ट किया है, so Elevation Capital है। Elevation Capital is the most prolific VC in venture capital in India, जिन्होंने बुक माई शो, क्लियर टैक्स, NSE, स्विगी, मीशो में इन्वेस्ट किया हुआ है। कोटक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है, जिनका 16% का स्टेक है स्टार्टा के अंदर, तो कोटक भी आपका इन्वॉल्व है यहाँ पे। मेफील्ड US बेस्ड अर्ली स्टेज फंड है, जिन्होंने आपका लीशिया समागी, सिंपली लर्न कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। गृहाज एक प्रॉपटेक फंड है, जिसके फाउंडर है जीरोधा के ओनर निखिल कामत, तो ये इन्होंने भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है यहाँ पे। Who is the partner? So जैसे मैंने बताया, कस्टोडियन, ट्रस्टी, बैंकर, एस्क्रो। कस्टोडियन यूनिवर्सल ट्रस्टीशिप सर्विस है। सो बेसिकली प्रॉपर्टी के सारे लीगल हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो कस्टोडियन के पास होते हैं, कस्टोडियन की कस्टडी में। Strata cannot access those documents, only investors can access those documents. So जब भी आपको हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट अगर देखना है, क्योंकि मैं सॉफ्ट कॉपी तो आपके डैशबोर्ड पे अपलोड करूंगा ही, सारे PDF, अगर आपको हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स देखने हैं तो you can always write an email to custodian and you can access those documents. Vistra trustee है, SDFC the banker, escrow partner आपका ICICI बैंक है, payment solution use Razorpay and PropStack is the market data and intelligence partner. ओके, सो सर एक क्वेश्चन तो मुझे सबसे पहले आपसे ये पूछना है कि जब भी हम कोई नया एसेट को लेके आते हैं अपने अपने डैशबोर्ड में, यहाँ पर जब भी हम उसके सारे के सारे ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट करते हैं, तो जितने भी हमारे एसेट्स होते हैं 30 CR 40 CR के, ये सारे के सारे हम लोग बिल्डर से बाय करते हैं, फिर इनके कुछ ओनर्स भी होते हैं, लैंडलॉर्ड्स होते हैं ना, लैंडलॉर्ड्स होते हैं। तो बेसिकली देखिए, प्रॉपर्टीज तो ग्रेड ए प्रॉपर्टी तो बिल्डर ही बनाता है, बिल्कुल ठीक है। ग्रेड ए प्रॉपर्टी लोकल डेवलपर नहीं बना सकता है, तो अगर ऑफिस एसेट होगा तो डेवलपर से बाय करते हैं हम लोग, और अगर हमें BTS करना होगा तो फिर उसमें लैंडलॉर्ड होते हैं। BTS में मतलब इंडस्ट्रियल एसेट में, अच्छा अच्छा अच्छा, उसमें बिल्डर नहीं होते, उसमें लैंडलॉर्ड्स होते हैं। और सपोज अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया, उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके ममता जी का क्वेश्चन था। सो बेसिकली इसमें नॉमिनी होता है, हाँ वही, ठीक है, तो आपके इन्वेस्टमेंट के बाद में नॉमिनी के नाम पे वो ट्रांसफर हो जाती है सारी चीजें। अच्छा, उसमें कुछ पेमेंट्स वगैरह तो नहीं करने पड़ते ना उनको कोई? नहीं, कुछ नहीं करने पड़ता है सारी, क्योंकि नॉमिनी ऑलरेडी डाला हुआ है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। बाकी किसी के और कोई डाउट्स हैं या फिर कुछ भी चीज माइंड में आ रहा है तो प्लीज आप यू आर फील फ्री टू आस्क। एक क्वेश्चन है जो लास्ट टाइम आई गेस इन्होंने पूछा था, विनायक करके थे, विनायक वर्मा। हाँ राइट, उन्होंने पूछा था कि इंडेक्सेशन का बेनिफिट अगर सिक्योरिटीज हो तो कैसे मिलता है। तो पहली चीज तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट किसी इंडिविजुअल को नहीं मिल रहा है, SPV को मिल रहा है, ओके, ठीक है। सो जस्ट लाइक हम लोग स्टैम्प ड्यूटी भरते हैं, SPV स्टैम्प ड्यूटी भरती है, तो स्टैम्प ड्यूटी का पैसा सारे इन्वेस्टर से लिया जाता है, राइट। 25 लाख के अंदर स्टैम्प ड्यूटी का पैसा ऑलरेडी इन्वॉल्व है, हम अलग से नहीं मांग रहे हैं। तो सेम वे इंडेक्सेशन का बेनिफिट जो आता है SPV को, सेम बेनिफिट पास ऑन होता है सारे इन्वेस्टर्स को, ये चीज है। ओके, अगर क्वेश्चन है तो प्लीज जस्ट लेट मी नो। आई थिंक सेशन इतने हो गए कि सबको सब कुछ पता चल ही चुका है, राइट। तो अगर किसी तो मेरा क्वेश्चन है कि ये जो बिल्डिंग है, बिल्डिंग का कोई फोटो नहीं है, स्टार्टा में है? सर जब कोई एसेट आता है ना तो उसका फोटो उसके साथ पूरा ड्राइव आपको शेयर कर दिया जाता है, बट अभी कोई एसेट नहीं है तो कोई फोटो भी नहीं है, तो जब नहीं, स्टार्टा मैंने लॉगिन नहीं किया, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ आपको, क्या स्टार्टा में पिक्चर देता है कोई? एक तो प्रॉपर्टीज बोल के है ना, स्टार्टा प्रॉपर्टीज, वहाँ पे पिक्चर है, रहता है? हाँ सर, बिल्कुल रहता है, बिल्कुल रहता है। जब भी कोई मैंने अभी asset- तक लॉगिन नहीं किया। अच्छा, हाँ जी, ओके सर, रहता है, ये सारी की सारी चीजें रहती हैं उसमें। तो आप एक होता क्या है बेसिकली, जैसे आशुतोष जी ने कहा कि हम लोग ड्राइव शेयर करते हैं, जब भी कोई एसेट आता है नया,
तो एसेट आने के तुरंत बाद ही हम लोग सारी ड्राइव जो होती है हर एक इन्वेस्टर और पार्टनर्स को शेयर कर देते हैं, आपको भी मिल जाएगी। प्रॉपर्टी के सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें, और जो जो लीगल डॉक्यूमेंट्स बनते जाते हैं वो सारे अपलोड होते हैं उसी ड्राइव में। वो ड्राइव आपका लाइफ टाइम काम करती है, ठीक है। तो आपके प्रॉपर्टी के पिक्चर चाहिए, जो भी चाहिए, यू कैन ऑलवेज आस्क फॉर इट। ऑनलाइन भी आपको प्रॉपर्टीज के इमेजेस मिल जाते हैं, स्टार्टा की वेबसाइट पे मिल जाते हैं, आपके डैशबोर्ड पे। वो 1-2 पिक्चर्स ही वो लोग डालते हैं, ज्यादा नहीं, बट आपको चाहिए तो मैं निकाल के दे सकता हूँ पिक्चर्स। सो हमारे पास लास्ट जो एसेट था ना मुंबई का ग्रैंड सी वुड्स, उसके बारे में अगर आप मतलब गूगल में उसको सर्च करें तो काफी ढेर सारी फोटोग्राफ्स उसकी आपको वहीं पे मिल जाती हैं। मतलब क्योंकि हमारे पास जितनी भी डेवलपर्स की प्रॉपर्टीज होती हैं सारी की सारी ए ग्रेड होती हैं और अच्छे खासे डेवलपर्स की होती है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो इजिली आपको मिल जाएंगे स्टार्टअप की तरफ से। प्लस आप इंडिविजुअली अगर थोड़ा सा रिसर्च वर्क करेंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी और फोटोज भी मिल जाएगी। एंड लोकेशन वगैरह भी आप लोग गूगल मैप्स के थ्रू वहाँ पे आप देख सकते हैं, सैटेलाइट के थ्रू क्या क्या डेवलपमेंट हो रहा है आपको सारा दिख जाता है उसमें अगर आप देखेंगे तो। ओके, सो इसके अलावा कुछ और पूछना चाहते हैं तो पूछिए, अदरवाइज हम लोग सेशन को वाइंड अप करते हैं जल्द से जल्द। ऑलराइट, सो अखिल जी, मुझे नहीं लगता कि आप किसी के कुछ डाउट्स हैं, बट आई थिंक हम लोग एसेट का वेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास लीड्स फ्लो तो काफी अच्छा है। बस हमारे पास थोड़े से एसेट्स हमारे पास जैसे ही आना स्टार्ट होता है फिर हम लोग कॉलिंग करवा के फिर हम लोग राइट, अपने सेल्स वेबिनार को थोड़ा और ज्यादा पावरफुल करते हैं उसके बाद। बिल्कुल बिल्कुल 100%। हाँ, कॉलिंग कौन करता है? कॉलिंग बता दूंगा सर आपको, लास्ट टाइम सेशन आपने अटेंड किया था मंडे को, प्रकाश जी हाँ, सर आपको मंडे को अटेंड किया था। मतलब मैं बोलना चाहता हूँ आप मैं एडवर्टाइजमेंट। प्रकाश जी आपसे ना इस बारे में बाद में बात करेंगे, सेल्स वेबिनार अच्छा, है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, थैंक यू अखिल जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन संडे मॉर्निंग। एंड नेक्स्ट सेशन हम लोग करते हैं सैटरडे को। आई थिंक सौम्य मैम यहाँ पे है, सौम्य मैम से मैं आपका अभी नंबर भी आपको शेयर कर दूंगा। जो भी लोग Yes. बैंगलोर से हैं हमारे, जो भी लोग आने में वहाँ पे अवेलेबल होंगे उस सैटरडे को, तो एक बार मैं आपसे कोऑर्डिनेट करके नंबर्स आपको शेयर करता हूँ उनके। प्रेमजीत काम्बले जी का मैसेज आया है, उनका एक ये है, हाउ मच विल बी टोटल बेनिफिट ऑफ 25 लाख इन्वेस्टिंग टू क्लाइंट इन 5 years। सर देखिए, सिंपल है कैलकुलेशन कि 25 लाख आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो टेंटेटिव जो रिटर्न्स आते हैं आज तक जो प्रीवियस एसेट को कंसिडर करते हुए मैं बोलूं अगर, तो 15 से 17-18 हजार रुपए तक रेंट आपका जाता है महीने का, हर महीने, राइट। क्योंकि रेंटल एस्केलेशन भी होता है मंथ ऑन मंथ आपका, सॉरी ईयर ऑन ईयर, एवरी ईयर या एवरी 3 ईयर 15% का हो रहा है, एवरी ईयर 5% का हो रहा है। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन एसेट ट्रांजेक्शन, हमारा टर्म शीट में क्या डिस्कशन हुआ है डेवलपर या लैंडलॉर्ड के साथ में। दूसरी चीज अप्रिशिएशन आपका 5 to 7% होता है। तो यू कैन ऑलवेज कैलकुलेट कि 25 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो 35 लाख के आसपास कुछ प्रॉपर्टी आप सेल कर रहे होगे, और आपका रेंट आपने जो कमाया है टिल दैट टाइम कुछ 10 से 12 लाख रुपए आपने कमाया है, ठीक है। दैट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन एसेट टू एसेट, वो वेरी करता है हर एसेट के लिए अलग अलग। बट ऑन एन एवरेज जो हम लोग टारगेटेड आईआरआर लेके चलते हैं, एक तो रेंटल हमको मिलते ही हैं, प्लस जब एसेट सेल किया जाता है तो शायद 10% से 15-16% के बीच में कैपिटल एप्रिसिएशन उसको मिलता है। राइट राइट, सेल किया जाता है तो मतलब एवरेज लेके चल सकते हैं 10 to 15% के बीच में कुछ ना कुछ लायक। आपका आईआरआर मेरा सीधा क्लियर टारगेट है ना, आईआर मेरा 12 से कम नहीं होगा, हाँ 12 से ऊपर ही रहेगा, 12 से 16% के बीच में। बस ये कि हमको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है जब हमारी प्रॉपर्टी सेल की जाती है 5-7 साल के बाद, जब उसका लीज खत्म होता है। राइट। ठीक है। सो खादिर मोहम्मद अब्दुल उन्होंने पूछा है, इफ इन्वेस्टर इन्वेस्ट डिफरेंट अमाउंट विल शेयर वैल्यू बिटवीन डिफरेंट और इक्वल। सर इक्वल ही रहेगी, 1090 का ही इसमें प्रोपोजिशन बनेगा, 10% इक्विटी 90% और आपका सीसीडी। हाँ, शेयर वैल्यू आपका जो फेस वैल्यू है शेयर का 100 रुपीज है तो 100 ही रहेगा, वो बढ़ने घटने वाला नहीं है, बिकॉज अनलिस्टेड इक्विटी है अगेन। सो मार्केट की वोलेटिलिटी से कोई डिपेंड ये फर्क नहीं पड़ता है उसको, सारी चीजें नॉर्मल है। ममता जी ने पूछा मंडे रिकॉर्डिंग कैन आई गेट बिकॉज आई हैव नॉट अटेंडेड दैट क्लास, तो उनको आप शेयर कर दीजिएगा। जैसे आपने कहा था 25 लाख करेंगे, कोई इन्वेस्टर 1 करोड़ भी इन्वेस्ट करना चाहे तो उसका कैसे डिफरेंस करेंगे वैल्यू, शेयर वैल्यू? सर देखिए, शेयर वैल्यू जैसे मैंने बोला ना, शेयर वैल्यू पे मत जाइए, आप शेयर का प्रोपोजिशन देखिए। इक्विटी और सीसीडी में 10% के इक्विटी दूंगा मैं उसका 1 करोड़ में भी, और 90% के सीसीडीज दूंगा, ठीक है। जो अलॉटमेंट होगा सिक्योरिटीज का वो 1090 का ही होने वाला है। सो कोई 25 लाख भी डालता है, कोई 50 लाख डालता है, 1 CR डालता है, शेयर वैल्यू सेम रहने वाली है।
ठीक है, आपका अमाउंट आपका ज्यादा है तो ऑब्वियसली बात है आपके पास शेयर ज्यादा रहेंगे, वैल्यू सेम रहेगी आपकी। सो बट अखिल जी 1 CR को इन्वेस्ट होना कर सकता है यहाँ पे, मतलब हमारे करते ऐसे हैं ना, करते हैं, मेरे पास 2 करोड़ का भी इन्वेस्टर है, करते हैं इन्वेस्ट। यहाँ पे 25 लाख का अगर किसी को इन्वेस्टमेंट प्लान करना है तो उसका क्या उसका प्रपोजिशन किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करते हैं, मतलब बेसिकली बताता हूँ, देखिए आप शेयर कैसा ये होता है, अलग अलग मतलब डिवाइड कैसा होता है कि 1090 का जैसे मैंने रेशियो बोला, ठीक है, पर शेयर आप 100 रुपीज का फेस वैल्यू पकड़ लो, अच्छा ठीक है, तो 1090 हो गया 25 लाख रुपए में, आपके 22,500 हो गए आपके पास सीसीडीज, और 2500 हो गए आपके पास में इक्विटीज, ओके ठीक है, सबके 100 रुपए फेस वैल्यू है, 2500 शेयर की फेस वैल्यू, मतलब 2.5 लाख रुपए वो हो गया, और 22,50,000 ये हो गया, ऐसा। तो वो डिवीजन होता है, मतलब वो डिवाइड ऐसे टाइप का डिवाइड होता है वो। ये मुझे पता नहीं था। सो इसमें बताता हूँ आपको, एक डॉक्यूमेंट दिखाता हूँ, जस्ट वो डॉक्यूमेंट देखिए आप इन्वेस्टर डैशबोर्ड पे, तो उससे आपको आइडिया आ जाएगा कैसा होता है। एसपीवी डॉक्यूमेंट्स में है। ये सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट है, ठीक है, जो कि होता है आपका बाय एंड बिटवीन एसपीवी एंड इन्वेस्टर। ओके सो यहाँ पे जस्ट हम डायरेक्टली जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन पे शेयर्स के, जो सिक्योरिटीज अलॉटमेंट हुई है, आप यहाँ पे देख सकते हो, इसने 25 लाख डाला है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स और नंबर ऑफ डिवेंचर्स देखिए, ठीक है, तो 2500 इक्विटी शेयर हो गए, 22,500 आपके डिवेंचर्स हो गए, 50 लाख किसी ने इन्वेस्ट किया तो 5,000 इक्विटी, 45,000 आपके 1090 का रेशियो है, ठीक है। उसके बाद किसी ने अच्छा ओके 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 1 CR जैसे डाला हुआ है, ठीक है। ये देखिए जैसे ये है विरल सेठ, 10,000 इनके इक्विटी शेयर है, 90,000 इनके डिवेंचर्स, इन्होंने 1 CR डाला हुआ है। तो पर शेयर वैल्यू जो है, फेस वैल्यू जो रहेगी शेयर वैल्यू, वो 100 रुपीज रहेगी। तो ये कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, और सारे इन्वेस्टर्स का नाम आपके सीसीए एसएसए में आता है, सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट। ओके ठीक है। ठीक है, ये हमारे पार्टनर स्टार्टअप मतलब उसमें हमारे डैशबोर्ड में भी मिल जाएगा ना नहीं पूरे? नहीं, ये कस्टमर डैशबोर्ड आपके पास जो ड्राइव है, हाँ गूगल ड्राइव किसी भी एसेट की आप निकाल लीजिए, उसमें ना सैंपल सिक्योरिटी सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट के आपका ड्राफ्ट होता है उसमें। अच्छा ओके तो सिक्योर वो ड्राफ्ट आप जब ओपन करके देखेंगे तो आपको सारी चीजें पता चल जाएंगी उसमें। ठीक है ओके थैंक यू सो मच। आरओआई डिफरेंस क्या क्या समझ में नहीं आ रहा है, आरओआई में क्या डिफरेंस मिलेगा उससे आरओआई में 1090 में? किसमें समझा नहीं? 1090 जैसे बता रहे हैं आप इन्वेस्टर का, तो आरओआई में कुछ डिफरेंस है, यानी कि रिटर्न्स में? आरओआई में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर 8.4% आरओआई 25 लाख वाले को मिल रहा है तो 1 CR वाले को भी 8.4 ही मिलेगा, उसको 8.5 नहीं मिलेगा। ठीक है, आरओआई सेम रहने वाला है। जैसे मैंने बोला अनलिस्टेड सिक्योरिटी है ये मार्केट वोलेटिलिटी पे नहीं चलती, मार्केट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है ये कंप्लीटली। तो आप 1 CR डालो, 2 करोड़ डालो, हालांकि मैं उसमें 10% ज्यादा, अगर टोटल वैल्यूएशन है 50 करोड़ तो मैं 10% से ज्यादा किसी इन्वेस्टर को अलाउ भी नहीं करता हूँ इन्वेस्ट करने के लिए, बिकॉज वो फिर मैक्सिमम शेयर होल्डिंग हो जाएगी उसकी, और फिर वो डिक्टेट कर सकता है टर्म्स। So that is the reason we do not allow any investor to invest more than 10% of total valuation of the property. ठीक है, तो यहाँ पे आप 1 CR डालो, 50 लाख डालो, 70 लाख डालो, तो सर सबका रिटर्न सेम ही रहने वाला है परसेंटेज वाइज। ऑब्वियसली बात है कि 1 करोड़ डालेगा तो आपका जो अगर 25 लाख में 16,000 रेंट आ रहा था, तो ये आपको 65,000 रेंट आएगा 1 CR में, उसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं आएगा। और सबसे मेन चीज है आपको बताता हूँ सर, ये एक्चुअल रेंट है, ठीक है, मैं मार्केट से पैसा नहीं निकाल रहा हूँ या इंटरेस्ट मार्केट से नहीं निकाल रहा हूँ, एक्चुअल रेंट जो रेंट पहले टेनेंट दे रहा था लैंडलॉर्ड को, आज वो दे रहा है आपकी एसपीवी को।
मैंने सीसीडी और इक्विटी में डिवाइड क्यों किया है, उसका सिंपल रीजन है टू अवॉइड द डबल टैक्सेशन। आपका टैक्सेशन जब एसपीवी के थ्रू पैसा आ रहा है आपके पास में, तो 2 बार टैक्सेशन लगेगा। अगर मैं रेंट फॉर्म में उसको लूंगा तो 2 बार कैसे लगेगा, एक बार जब आता है एसपीवी के अकाउंट में, और एसपीवी से डिस्ट्रीब्यूट होता है सारे शेयर होल्डर्स के अकाउंट में, राइट। रेंट अगर टेनेंट ने दिया है तो एसपीवी के पास सबसे पहले उसके अकाउंट में आएगा, एस्क्रो उसको रूट करेगा सारे इन्वेस्टर्स के अकाउंट में, तो इन्वेस्टर्स के अकाउंट में आया तो वापस से टैक्सेशन लगेगा। टू अवॉइड दैट डबल टैक्सेशन मैंने उस इनकम को बना दिया इंटरेस्ट इनकम, इसलिए मैंने उसको डिजाइन किया है सिक्योरिटीज के स्ट्रक्चर में, कि आपको मैंने 1090 की सिक्योरिटीज दे दी है कि सर एक काम करो, आपकी जो इनकम है वो आप ट्रीट होगी, जो इनकम गवर्नमेंट के थ्रू ये होगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज और इंटरेस्ट इनकम। हाउ टू कन्विंस ए कस्टमर, यानी कि अगर कोई कस्टमर को ला रहे हैं हम, तो उनको 25 लाख को कैसे कन्विंस करें, या मोर इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे कन्विंस करें? आप सीधा सीधा एग्जांपल दीजिए कि सर आज 25-50 लाख रुपए में कहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट मिलता है आपको, ठीक है। किसी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट कर रहे हो, 1 CR भी डाल देते हो तो आपको 5% से ऊपर का ROI मिलता है क्या? आंसर इज नो। आपको भी पता है, आप मार्केट में काम कर रहे हो, ठीक है। 5% से ऊपर का ROI 1 CR 2 CR में कहीं नहीं मिलता है। हाँ, अच्छा ROI चाहिए तो 10 करोड़ रुपए आपकी पॉकेट में होने चाहिए, तब जाके अच्छी प्रॉपर्टी आप बाय करोगे। अच्छा टेनेंट मिलेगा, उसमें भी हेडेक आपका है, टेनेंट का हेडेक आपका है, प्रॉपर्टी को मैनेजमेंट करना आपका हेडेक है। ये सारी चीजें कौन करेगा आपके बिहाफ में? पैसा आपका ही लगना है। कल को टेनेंट निकल गया, प्रॉपर्टी जब तक खाली है, रेंट आपके पास में स्टॉप हो गया, यहाँ पे वो चीज नहीं है ना। 25 लाख आपने डाला और बेझिझक अपने घर पे आप हेडेक मतलब किसी भी टेंशन फ्री होके घर पे बैठ गए, आप रिटर्न्स आपके मंथ ऑन मंथ आ रहे हैं। मेंटेनेंस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये पॉइंट पे कन्विंस कर सकते हैं, मगर अमाउंट के हिसाब में 25 लाख इन्वेस्टमेंट में एक प्रॉपर्टी में करने से और 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट एक प्रॉपर्टी में करने से डिफरेंट प्रॉपर्टीज में कर लेगा वो। मैं वही बोल रहा हूँ, आप डाइवर्सिफाई करवा दो ना। 1 CR अगर पैसा पड़ा हुआ है तो मेरे पास ऐसा थोड़ी एसेट तो आते ही रहेंगे। इंडस्ट्रियल आएगा, कभी कभी वेयर हाउस आएगा, कभी ऑफिस एसेट आएगा, सबका ROI अलग अलग होगा, राइट। थोड़ा बहुत 0.12 का डिफरेंस सब में आएगा। आप बोलिए उनको कि सर आप एक जगह पे पैसा क्यों डाल रहे हो, आप एक काम को 25 इसमें डाल दो, 25 उसमें डाल देना, 50 तीसरे में डाल देना, ठीक है। तो उनका भी पोर्टफोलियो भी डाइवर्सिफाई हो जाएगा, अलग अलग रिटर्न्स भी आएंगे उनके पास। राइट, हेलो दैट सर। यस, बोलिए ना। सर अगर कोई प्रॉपर्टी सेल करके और 25 लाख डालता है तो उसमें क्या नुकसान हो सकता है सर? उसमें गेन क्या होगा? कहीं का प्रॉपर्टी है, उसको सेल किया, सेल करके 25 लाख इसमें डाला। सर कोई भी देखिए, आप जैसे बोल रहे हो कैपिटल गेन की बात कर रहे हो आप, ठीक है, कि आदमी आज की डेट में क्या करता है कि प्रॉपर्टी बाय करी थी उसने, जब उसका 2 साल 3 साल 4 साल हो गया, प्रॉपर्टी बेचा, सेम ईयर अगर उसने पैसा इन्वेस्ट कर दिया तो उसका टैक्स बच जाता था, राइट, कैपिटल गेन का। आप वही पूछ रहे हो ना? यस, इसमें कुछ लॉस होगा क्या? लॉस नहीं होता है सर। अभी मेरे ख्याल से इस साल जो नया बजट आया है उस बजट के हिसाब से, एक बार आप आर्टिकल थोड़ा सा रीड कर लेना ये वाला, कि अब कैपिटल गेन टैक्सेस जो आप बच रहे थे रेसिडेंशियल में, अब वो भी नहीं होने वाले हैं। यूजुअली कमर्शियल में आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलता है किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी में, नॉट विद स्टार्टअप बट एनी अदर प्रॉपर्टी। आप दुकान खरीदो, ऑफिस खरीदो, कुछ भी खरीदो, कैपिटल गेन का पैसा यूज नहीं होता है उसका। ओके, मतलब कैपिटल प्रॉपर्टी सेल करके इसमें नहीं डाल सकते? नहीं नहीं, डाल सकते हो पैसा आप, पैसा तो पैसा है, मुझे तो पैसा कैसे भी आए, कोई दिक्कत नहीं है। टैक्सेशन का बेनिफिट आप बात कर रहे हो, टैक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है कहीं पे भी। ओके, ठीक है। और ये चीज जो पहले लोगों के दिमाग में चलती थी ना, ये चीज पहले होती थी कि आपने सेम ईयर आपका पैसा, आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है, सेम ईयर आपने इन्वेस्ट करना है वो पैसा, तो आपका कैपिटल गेन टैक्स बच जाएगा, राइट। ये पैसा उठा के दूसरी प्रॉपर्टी में डाल दिया। बट अब मेरे ख्याल से इस साल से वो चीज चेंज हो रही है। अब वो कैपिटल गेन टैक्स नहीं बचेगा लोगों का। ओके, आप जितना भी टैक्स है आप भर ही रहे हो एंड ऑफ द डे, राइट। यहाँ पे क्या है कि जो आप अगर इस प्रॉपर्टी की बात करोगे, है तो कमर्शियल ही, राइट। तो आप कमर्शियल शॉप खरीदो, ऑफिस खरीदो या स्ट्राटा में बाय करो, सारी चीजें सेम ही वर्क करने वाली हैं, सेम ही तरह से फंक्शन करेंगी। तो रेसिडेंशियल में अभी भी है ना बेनिफिट उसका, कैपिटल गेन? दैट वी हैव टू चेक सर रेसिडेंशियल का, क्योंकि मुझे अभी कुछ दिन पहले एक नोटिफिकेशन मिला था। वो नोटिफिकेशन में ये था कि जो बेनिफिट टैक्सेशन का मिलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, वो शायद अब बंद होने वाला है। ओके।
रेसिडेंशियल में। बट रेसिडेंशियल में पैसा इन्वेस्ट करने का मतलब नहीं है ना सर, रिटर्न्स तो मिलते नहीं है रेसिडेंशियल में, क्या करेंगे उसमें इन्वेस्ट करके? अच्छा, अब उसका अगर कुछ रहेगा आपके पास वो जरा शेयर करिए सर, जरा बिल्कुल बात करो। बिल्कुल, मैं आशुतोष जी के साथ में शेयर कर दूंगा एक बार, मेरे पास में अगर वो जो पुख्ता कुछ मिल जाए तो मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके। एनीथिंग मोर यू वुड लाइक टू आस्क? ओके, तो अखिल जी सेशन को आज यहीं रखते हैं, एंड आप अपना इवेंट वगैरह अच्छे से ऑर्गेनाइज करिए, अटेंड करिए, उसके बाद फिर नए एसेट को लॉन्च करिए, उसके बाद फिर हम लोग सेशन करते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। ओके, बाय। बाय।